यूक्रेन के चिरनोबिल शहर में घटित हुआ था। तो बी ऑप्शन यहां पर आप से होता है। पहला विकल्प है मृदा प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है रेडियो एक्टिव प्रदूषण, चौथा है ये सभी। तो लेड से बच्चों जनरली वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन के लिए लेड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर जो आपका विकल्प सही होगा वो बी ऑप्शन एग्जैक्टली सही विकल्प हो जाएगा। लेड वायु प्रदूषण से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया है कि प्रश्न है, जब किसी नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तब उसका बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पहला विकल्प है बढ़ जाएगा, दूसरा उतना ही रहेगा, तीसरा थोड़ा कम हो जाएगा और चौथा बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों जब किसी नदी में हम मलयुक्त पदार्थ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मिलाते हैं तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है बच्चों वो बढ़ जाएगा। और कभी कभी यहां पर एक बहुत ही फेमस प्रश्न है कि बीओडी का बढ़ना यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना ये किसको प्रदर्शित करता है। तो बीओडी का बढ़ना बच्चों जल में प्रदूषण को प्रदर्शित करता है। जल में प्रदूषण को प्रदर्शित करता है। किसी भी जल में जितना बीओडी का डिमांड होगा हम ये कहेंगे कि प्रदूषण उतना ही ज्यादा होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है कि जल में रहने वाले जो जीव हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करने के लिए जितना उनको ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए उसी ऑक्सीजन की मात्रा को ही बच्चों बीओडी कहा जाता है। और बीओडी का मान जितना बढ़ेगा जल में प्रदूषण उतना ही ज्यादा होता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। और मैं देख पा रहा हूं सभी लोगों ने यहां पर ए ऑप्शन की झड़ी लगा दिया है। एग्जैक्टली यहां पर आपका दोस्तों जो विकल्प सही होगा वो ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथा प्रश्न है कि कोशिका में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है। सल्फर डाइऑक्साइड, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों जो SO2 अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अम्ल वर्षा के लिए। और अगर बच्चों यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता तो यह भी बच्चों अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रश्न आपसे यह पूछा है कि SO2 का जो प्रदूषण है वो कोशिका के किस भाग को इफेक्ट करता है, क्या केंद्रक को या कोशिका की झिल्ली तंत्र को या कोशिका भित्ति को या प्लाज्मा डिस्मेटा को। कमेंट करके बताइए। चौथे के लिए बी ऑप्शन, कुछ लोगों ने सी ऑप्शन और कुछ लोगों ने डी ऑप्शन भी दिया है। आप लोग ऑप्शन सही विकल्प होगा। कोशिका का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की झिल्ली को यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो नष्ट कर देता है, जिससे पौधों में बच्चों, पौधों में या पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे स्टोमेटा कहती हैं। स्टोमेटा, दूसरा वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा और पौधे श्वसन नहीं कर पाते हैं, जिससे पौधों की मृत्यु होने लगती है एसिड रेन के कारण। तो यहां पर आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन दोस्तों सही विकल्प होगा। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। दोस्तों पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पांचवा प्रश्न है कि 3D2 निकाय के दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होंगी। बहुत फेमस प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न निश्चित तौर पर आपके विज्ञान विषय में बच्चों मिलने वाले हैं। ये आपके जूनियर स्टैंडर्ड का प्रश्न है। ये प्रश्न स्पेशली पांचवें प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर आपसे पूछा है कि 3D2 निकाय के दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। तो बच्चों जब भी चारों ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं ये चार प्रकार की होती हैं। समय थोड़ा सा कम है कि मैं आपको क्वांटम संख्या के बारे में बताऊं। बच्चों एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम संख्या जिसे द्विगंशी क्वांटम संख्या, यह है मुख्य क्वांटम संख्या।
और ये है द्विगंसी क्वांटम संख्या। और तीसरा, जिसे एल से डिनोट करती हैं, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा होता है बच्चों स्पिन यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। अब देखिए यहां पर दिया है 3d2, तो यहां पर जो ये अंक में दिया है 3, ये n की वैल्यू होती है बच्चों। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब यहां पर देखिए अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? तो l का वैल्यू होता है बच्चों 0 to n-1। l बराबर होता है 0 to n-1। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 और 2 हो जाएगी। 0, 1 और 2 हो जाएगी। अब देखिए m का वैल्यू क्या होता है? तो m बराबर होता है बच्चों -L2 प्लस l, यानी कि अगर m की वैल्यू 0, 1, 2 है तो m की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 0, +1 और +2 हो जाएगी, +2। और s की वैल्यू बच्चों ±½ होता है। तो देखिए कहां पर n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू तो 3 सब में दिया है। अब l की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन m बराबर -l यानी कि -2, -1, 0, +1 और +2, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए n की वैल्यू तो सब में 3 दिया है और l की वैल्यू 2 है। l की वैल्यू क्या होगी? 2। जैसे 0 है, यहां पर देखिए 0 अगर दिया है तो ये s ऑर्बिटल है, 1 है तो p है और 2 है तो d ऑर्बिटल है। तो बच्चों देखिए यहां पर d ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो d यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहां पर देखिए n बराबर 3, l बराबर 2 दिया है। अब m की वैल्यू +1 और s की वैल्यू ±½ होगा। तो यहां पर आपका बच्चों जो विकल्प सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही विकल्प हो जाएगा। l बराबर 2 और m बराबर +1, क्योंकि +1 यहां पर दिया है। +1 आपका उत्तर यहां पर सही होगा D2 के लिए, और ±½ यानी कि +½ यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 6वां प्रश्न आपसे बच्चों पूछा गया है कि Ni2+ आयन में, जहां पर इसका एटॉमिक नंबर दिया है Z बराबर 28 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो निकिल का एटॉमिक नंबर 28 दिया है। अगर आप निकिल का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8 आएगा। लेकिन यहां पर दिया है Ni2+, यानी कि हमें यहां से 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज लगा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग निकिल ने किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाएगा? तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, ये चौथा शेल है S वाला, यहां से हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? बाहर निकाल दिया। होती हैं, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑर्बिटल खाली हैं, अयुग्मित हैं? तो ये देखिए 2 ऑर्बिटल अयुग्मित हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बच्चों सही विकल्प हो जाएगा, बी ऑप्शन। कभी कभी कुछ लोग इलेक्ट्रॉन को 3d8 से बाहर निकालती हैं। 3d8 से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालना है। क्यों बाहर नहीं निकालना है? क्योंकि यहां पर 4s चौथा शेल, अंतिम सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो चौथा सेल यहां पर कौन है? चौथा सेल है आपका 4s2, 4s2। तो यहां से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ना कि 3d8 से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। चौथा सेल यहां पर 4s है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बी ऑप्शन यहां पर दोस्तों सही होगा। क्लास को शेयर करते रहिएगा। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का स्रावण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, पहला है थायराइड का पश्च भाग, दूसरा है एड्रिनल कॉर्टेक्स, तीसरा है लेडिंग की कोशिकाएं, चौथा है एडिनो हाइपोफाइसिस। तो बच्चों यहां पर जो आपका विकल्प सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण
होता है। देखिए दोस्तों, ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, इसके बारे में प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है। एड्रिनल ग्लैंड कहां पर पाई जाती है? तो बच्चों यह किडनी के ऊपर पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसीलिए इस ग्रंथि को बच्चों, इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा भाग होता है बच्चों जिसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी आपको कॉर्टेक्स शब्द लिखा हुआ मिले वो बाह्य भाग होता है, बाहर वाला भाग होता है, और जहां पर भी आपको मेडुला शब्द लिखा हुआ मिले ये अंतः भाग होता है, इनर वाला भाग होता है। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है बच्चों, एड्रिनल कॉर्टेक्स, यहां से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और ये हार्मोन जो होता है ये पुरुषों में नर के लक्षणों का यानी कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, और महिलाओं में मादा लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का निर्माण होता है, बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। ये जो एड्रिनल मेडुला होता है ये बच्चों आपातकालीन हार्मोन का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकालीन हार्मोन का निर्माण कहां से होता है तो वो एड्रिनल मेडुला से होता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन आपका सही विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? तो पहला पॉइंट तो आप ये जान लीजिए कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बच्चों अग्नाशय में पाई जाती हैं, पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। और ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, अग्नाशय जो होता है ये एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि होता है, मिक्स ग्लैंड होता है। एकमात्र हमारे शरीर की अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों भागों से मिलकर के बना होता है। इसी के अंतःस्रावी भाग को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। और यहां से 3 सेल्स होती हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है डेल्टा। अल्फा से बच्चों ग्लूकागॉन हार्मोन बनता है, ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा से इंसुलिन हार्मोन बनता है, और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनता है, सोमैटोस्टैटिन। तो देखिए ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन कहां पर दिया है? ग्लूकागॉन नहीं दिया है, सोमैटोस्टैटिन नहीं दिया है, इंसुलिन दिया है। ए ऑप्शन यहां पर बच्चों सही विकल्प हो जाएगा। और इसी इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो हमें मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे इंग्लिश में बच्चों डायबिटीज बोलती हैं, और इसका पूरा नाम होता है डायबिटीज मिलिटस, डायबिटीज मिलिटस नामक रोग हो जाता है। ए ऑप्शन सही विकल्प हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर 9th नंबर पर आएंगे। स्क्रीनशॉट तेजी से लीजिए, क्लास को बच्चों शेयर करते रहिए। और 9th नंबर में प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रश्न है कि जल पात्र में जिसमें मेढक के टैडपोल हैं, थायराइड ग्रंथि का थोड़ा सा रस या आयोडीन डाल दें तो क्या होगा? इस प्रश्न पर बच्चों मैं आपसे परसों भी बात किया था। बच्चों जो मेढक का लार्वा होता है, मेढक का लार्वा, इसे बोला जाता है टैडपोल, टैडपोल। और ये अगर तालाब में है तो अगर टैडपोल में जो कायांतरण होता है, कायांतरण ये थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा या आयोडीन के द्वारा प्रेरित होता है, आयोडीन के द्वारा प्रेरित होता है। अगर आयोडीन की मात्रा ज्यादा है, थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा है तो ये जल्दी से ग्रो करेगा, इसमें रूपांतरण या कायांतरण तेजी से होने लगेगा। तो देखिए यहां पर दिया है सी ऑप्शन में कि इनका रूपांतरण जल्दी हो जाएगा, यानी कि ये जल्दी मेढक बन जाती हैं। सी फॉर चंद्रा इंस्टीट्यूट, सी ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही विकल्प होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10वें नंबर पर आपसे पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का श्रावण करने वाली रचना है। पहला है कॉर्पस लुटियम, दूसरा है कॉर्पस एल्बिकन्स, तीसरा है कॉर्पस यूटेराइड, चौथा है कॉर्पस कैलोसम। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जब भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात आती है तो बच्चों आपके दिमाग में अंडाशय को लेकर के तुरंत आंसर आता है, यानी कि ओवरी को लेकर के आता है। तो यहां पर ब्रैकेट में तो अंडाशय दिया है, इसलिए आपको ए ऑप्शन यहां पर सही लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कभी कभी अंडाशय नहीं रहेगा, केवल कॉर्पस ल्यूटियम रहता है। तो बच्चों जो मादा अंडाणु होता है, फीमेल एग जो होता है, इसके 2 लेयर्स होती हैं। पहली वाली लेयर को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, इसे ग्राफियन फॉलिकल कहती हैं, और दूसरी वाली जो लेयर होती है उसे बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और जब निषेचन होता है, यानी कि निषेचन के बाद होता क्या है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो नष्ट हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल नष्ट हो जाती है और बचता है केवल और केवल कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम तुरंत प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती है
और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये और जो शुक्राणु आती रहती है अंडाणु की तरफ उनको ब्रेक करता है, उनको रोकता है, एक बाउंड्री बनाता है ताकि और शुक्राणु आकर के निषेचन न करने पाए। तो यहां पर ए ऑप्शन सही विकल्प होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में क्या पाया जाता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन एवं मीथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, चौथा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा जवाब सही होगा। ये प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए आपसे प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 11वीं के लिए सी ऑप्शन किसने दिया है? अंजलि शर्मा ने दिया है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। सी ऑप्शन दोस्तों सही विकल्प है। ये जो बायोगैस होता है ये एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होता है। बायोगैस एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होता है और बच्चों ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसमें मीथेन होता है बच्चों 60% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40%। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होता है 60% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40%। तो सी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। कभी कभी आपसे अगर पूछा जाए कि वाटर गैस में क्या क्या पाया जाता है, तो बच्चों वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोड्यूसर गैस में बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के प्रश्न भी आपको मिल जाती हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस में मुख्य तत्व पहला है मीथेन, दूसरा है इथेन, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है क्लोरीन। तो यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। गोबर गैस में मेनली मुख्य जो इसका मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। ए ऑप्शन बच्चों सही विकल्प है। चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न पूछा गया है कि इंडेन गैस एक यानी कि एलपीजी मिश्रण है। एलपीजी का जो पूरा नाम होता है, देखिए एलपीजी पूरा नाम है इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बच्चों यह गैसीय ईंधन होता है, गैसीय ईंधन होता है। इसे उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर पर द्रवित कर लिया जाता है और ये बच्चों ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ये ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है और इसमें गंध प्राप्त करने के लिए इसमें बच्चों इथाइल मर्केप्टॉन मिला दिया जाता है। इथाइल मर्केप्टॉन मिला दिया जाता है, इसलिए इथाइल मर्केप्टॉन मिलाते हैं क्योंकि ये गंधहीन होता है। अगर इथाइल मर्केप्टॉन न मिलाएं तो जो एलपीजी की एक विशेष महक होती है वो बच्चों इथाइल मर्केप्टॉन के कारण आती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एलपीजी के स्राव को रोकने के लिए, लीकेज को रोकने के लिए कौन सी गैस मिलाते हैं, तो इथाइल मर्केप्टॉन मिलाती है। ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण होता है। सी फॉर चंद्रा इंस्टीट्यूट, सी ऑप्शन एग्जैक्टली सही विकल्प होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। 14वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न पूछा गया है गैसोहॉल है। गैसोहॉल में क्या क्या पाया जाता है? देखिए नाम को सुनकर के लग रहा है कि इसमें एथिल अल्कोहल पाया जाता होगा, तो एग्जैक्टली ये एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। गैसोहॉल में बच्चों 90% पेट्रोल पाया जाता है और 10% एथिल अल्कोहल पाया जाता है और इस एथिल अल्कोहल को बच्चों इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परमाणु कक्षक है यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? तो बच्चों जहां पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है कि परमाणु के भीतर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसी को बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, त्रिविमीय क्षेत्र होता है। तो देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन का गोल पथ, ये तो गलत हो जाएगा। क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, बी ऑप्शन बच्चों यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के भीतर का वह क्षेत्र या वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसी को बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। बी ऑप्शन सही विकल्प होगा। आइए नेक्स्ट 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न पूछा है कि 4d इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, अभी मैंने आपको बताया था कि 4 यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और l की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1 यानी कि 0, 1, 2 और 3। यहां पर d सबसेल की बात किया है तो 0 यानी कि s और 1 के लिए क्या होगा p और 2 के लिए क्या होगा d, यानी कि l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, l की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2 हो जाएगी। m की वैल्यू बच्चों -2, -1, 0, +1 और +2 में से कोई एक होगा और s की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस हाफ होगा। तो देखिए कहां पर दिया है, n बराबर 4 सब में दिया है और l बराबर 2, l बराबर 2 देखिए किसमें दिया है, केवल b और d में दिया है। अब देखिए m की वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है,
लेकिन यहां पर s की वैल्यू 0 दे दिया है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। आपका जो डी ऑप्शन यहां पर सही होगा, डी ऑप्शन n बराबर 4, l बराबर 2 और m बराबर 1 और s बराबर -12, डी ऑप्शन सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा और 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न, अगर आपको क्वांटम नंबर निकालने में दिक्कत है तो मैं आपको 15-20 मिनट का एक अलग से क्लास लेकर के क्वांटम नंबर समझा दूंगा, उसके लिए आप रिलैक्स रहिएगा। दोस्तों 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात किया है तो बच्चों आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। यहां पर अंतिम सेल कौन है, 4s2 है। हमें 3 इलेक्ट्रॉन 3+ लगा है तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाना है आयरन से। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से बाहर निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो लास्ट में ये क्या हो जाएगा 3d5। डी सबसेल में बच्चों 5 ऑर्बिटल होती है, 1 2, यहां पर 5 बना दीजिए और यहां पर 3 बना दीजिए कुछ अपने से, तो 5 यानी कि सी ऑप्शन बच्चों यहां पर आपका सही हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सी फॉर चंद्रा इंस्टीट्यूट, सी ऑप्शन बच्चों सही विकल्प है। ठीक है, चलिए 18वें प्रश्न की ओर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है। पहला है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है आयोडीन। तो बच्चों हाइड्रोजन फैमिली जो होता है ये 17वें वर्ग के तत्व होती है, 17वें वर्ग के। और इसमें ये जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, अगर आपसे कारण पूछे तो क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वाधिक होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बच्चों 4 होती है, 4। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, ए ऑप्शन यहां पर सही विकल्प हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। पहला है आर्गन और नियॉन, दूसरा है नियॉन और पारद वाष्प। यहां पर पारद का मतलब है मरकरी से, मरकरी का जो वाष्प होता है वो नाइट्रोजन एवं नियॉन, केवल आर्गन। तो बच्चों अक्रिय गैसें ट्यूबलाइट में भरी जाती हैं, लेकिन उसमें बच्चों मरकरी का वाष्प भी होता है। बी ऑप्शन यहां पर आपका सही विकल्प है। ट्यूबलाइट में बच्चों निम्न दाब पर यानी कि लो प्रेशर पर मरकरी की वाष्प और नियॉन गैस, नियॉन के साथ और भी कोई भी अक्रिय गैस होता, अगर यहां पर आर्गन होता, क्रिप्टन होता तो भी भरा जा सकता था। बी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न बच्चों पूछा गया है निम्न में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। नाइट्रस ऑक्साइड बहुत फेमस है, ए ऑप्शन यहां पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, ए ऑप्शन। नाइट्रस ऑक्साइड केमिकल फार्मूला होता है N2O, ये बच्चों लाफिंग गैस होता है, हास्य गैस होता है। इसको सूंघने पर हंसी आती है और ज्यादा सूंघ लेने पर बेहोशी भी आती है। थोड़ा सा सूंघेंगे तो हंसेंगे और ज्यादा सूंघेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, इसलिए इसको निश्चेतक के रूप में यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में भी यूज किया जाता है। ए ऑप्शन सही विकल्प है। क्लास को शेयर करिए। 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 21वां प्रश्न है कि वायरस के आवरण की उप इकाई, वायरस के आवरण की उप इकाई है। पहला है न्यूक्लियोसोम, दूसरा